गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में निर्धनता एक चुनौती वाला अपना टॉपिक था, नया टॉपिक शुरू हुआ था, वो हम कर रहे थे निर्धनता एक चुनौती के रूप में। और कल मैंने आप लोगों को दो प्रकार की निर्धनता बताई थी, एक तो शहरी निर्धनता और एक ग्रामीण निर्धनता। तो देखिए, पहले हमने एक कहानी देखी थी, एक तो शहरी निर्धनता की और दूसरी कौन सी निर्धनता की देखी थी, ग्रामीण निर्धनता। हालांकि निर्धनता में दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दो ही कहानियां अपनी पास चली थी। ग्रामीण निर्धनता में तो अपनी चली थी लखा सिंह, यानी हमने किसकी स्टोरी पढ़ी थी, लखा सिंह की। और शहरी निर्धनता में हमने किसकी पढ़ी थी, राम सरन की। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों ही कहानियों को पढ़ने से हमारे सामने किस तरह का एक प्रश्न आकर खड़ा होता है। राम सरन, ये हमें क्या मतलब, कल जो अपन लोगों ने कहानी पढ़ी थी शहरी निर्धनता की और ग्रामीण निर्धनता की, उन दोनों ही बातों से हमें इस बात का पता चलता है कि इन दोनों के पास ही, यानी रामचरण की अगर हम बात करते हैं तो भी, लखा सिंह की बात करते हैं तो भी, इन दोनों के पास ही जो मूल भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका नितांत अभाव है। देखिए, गरीब होने का मतलब ये नहीं कह सकते हम लोग कि 2 वक्त का भोजन न मिलना ही गरीबी है, यानी गरीबी के स्तर में तो वो आता है, लेकिन अगर उचित शिक्षा न मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं उचित ना मिले, पोषण का स्तर उचित नहीं हो, पहनने के लिए कपड़े नहीं हो, तो वो सारे जो मानक है वो किसके अंतर्गत आते हैं, गरीबी के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। तो देखिए, दोनों कहानियों में हमें ये पता चलता है कि चाहे शहरी निर्धनता की बात कर रहे हैं, चाहे ग्रामीण निर्धनता की बात करते हैं, दोनों के पास ही मूल सुख सुविधाओं का अभाव है। तो ये दोनों ही उदाहरण हमें क्या दर्शाते हैं, ये दोनों ही उदाहरण हमें निर्धनता के आयाम को दर्शाते हैं, निर्धनता के आयामों को दर्शाते हैं। कल आपको मैंने दोनों उदाहरण किताब सामने करके बताए थे कि निर्धनता के क्या आयामों को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं कि भूखमरी और आश्रय का न होना, ये दोनों ही क्या बताते हैं, इन दोनों उदाहरणों से हमें क्या पता चलता है कि भूखमरी और आश्रय यानी घर, रोटी और मकान, भूखमरी और आश्रय का न होना क्या है, न होना क्या है, निर्धनता है। ये हमें ये दर्शाते हैं कि भूखमरी और घर का न होना ही क्या है, निर्धनता है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव ही है। बात अपने से सीधे निकल कर आती है, क्या हम भूखमरी और आश्रय यानी मकान का न होना, इनको ही हम क्या मानेंगे, निर्धन मानेंगे क्या? तो अपने पास उत्तर आता है कि वर्तमान में खाली भूखमरी का होना और वस्त्र न होना या फिर आश्रय का न होना ही क्या है, निर्धनता नहीं है। तो वर्तमान में निर्धनता के अंतर्गत कौन कौन से आयामों को शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न हम यहाँ से उठाते हैं कि वर्तमान में निर्धनता में कौन कौन से आयामों को शामिल किया गया है, यानी वर्तमान में किस किस को निर्धनता मतलब किस किस चीज का न होना निर्धनता माना गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्धनता की गिनती में कौन आता है, भूखमरी और आश्रय का न होना, यानी लोगों को भरपेट भोजन न मिलना। तो सबसे पहले है उचित पोषण न मिलता,
उचित पोषण न मिलना, यानी वर्तमान में कौन से किसको गरीब माना गया है, यानी कौन व्यक्ति निर्धन है, तो जिसको उचित पोषण नहीं मिलता है वो गरीब माना गया है। इसके साथ साथ ही देखिए कि जब कोई माता पिता विद्यालय को, बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, जब माता पिता बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, तो उसे भी क्या मानते हैं, गरीब मानते हैं। क्योंकि अगर जब माता पिता बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, क्योंकि उनकी मूलभूत सुविधा आ गई, मूलभूत अधिकार आ गया कि उसका क्या है, शिक्षा का अधिकार, अगर वो शिक्षित नहीं है तो उसे क्या माना जाएगा, गरीबी की या निर्धनता की गिनती में माना जाएगा। जब तीसरा है, जब बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता, तो उसे क्या माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा, कि क्योंकि उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उसे प्राप्त नहीं होगी। इसके साथ साथ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव, स्वच्छ जल यानी पानी व सफाई सुविधाओं का अभाव, तो इसे भी हम निर्धन मानेंगे। इसके साथ साथ रोजगार की कमी, पांचवा मानेंगे किसको, रोजगार की कमी, इसे भी क्या माना जाएगा, निर्धनता की गिनती में माना जाएगा। इसके साथ साथ है न्यू शालीनता स्तर का अभाव भी है। इसके साथ साथ खेतों में, कारखानों में, सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों में और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है, तो वो भी क्या है, निर्धनता की गिनती में आता है। तो देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर किया जाने वाला दुर्व्यवहार, ये सब किसकी गिनती में आते हैं, तो वर्तमान में ये सब निर्धनता की गिनती में आते हैं। ये आपको प्रश्न करना है कि वर्तमान में निर्धनता में कौन कौन से आयामों को शामिल किया गया है। तो अगर उचित पोषण नहीं मिलता है, अलग अलग कैटेगरी है, ग्रामीण लोगों को प्रतिदिन कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, शहरों लोगों को कितनी, अगर वो नहीं मिलती है पर्याप्त मात्रा में, तो वो निर्धनता की गिनती में आते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, उनको प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी नहीं करवा पाते, तो वो भी है। अगर एक बीमार आदमी है, वो अपना इलाज नहीं करवा पाता, तो वो भी निर्धनता की गिनती में आता है। अगर पीने के लिए साफ पानी और सफाई सुविधाओं का अभाव है, तो वो भी निर्धनता की गिनती में आता है। रोजगार की कमी तो है ही है। इसके साथ साथ कई लोगों के साथ सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन है और अस्पताल वगैरह है, पार्क वगैरह है, इनमें दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वो भी निर्धनता की गिनती में ही आता है। इस तरह से अपने पास ये सारे पॉइंट्स किसके आगे, निर्धनता की गिनती के। अब हम अगला जो पॉइंट्स कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, यानी वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता किसे कहते हैं। अगला जो अपना बिंदु है वो है, पर वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में ये जो निर्धनता का स्तर है वो बहुत ज्यादा है। कल अपन लोगों ने 2011-12 की निर्धनता के आंकड़े देखे थे, उनमें 27 करोड़ लोग निर्धनता की गिनती में आ रहे हैं। तो भारत के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है
कि निर्धनता की गिनती से या इस कैटेगरी से, इस श्रेणी से किस तरह से लोगों को बाहर हम निकालें। और ये भारत की सबसे बड़ी चुनौती भी है। महात्मा गांधी भी इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र माना जाएगा जब निर्धन व्यक्ति इस प्रकार की पीड़ा से, मानवीय पीड़ा से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यानी गांधी जी का भी यही कथन था कि भारत तब सही मामलों में स्वतंत्र होगा जब हम लोगों ने ये जो आयाम लिखे थे अभी निर्धनता के, पोषण वाला, रोजगार वाला, इन सब पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा, तब भारत सही मामले में क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। जो सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। तो देखिए, चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। और वो सूचक कौन कौन से हैं? जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता, कुपोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि के सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। तो देखिए, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है? पहला क्या पॉइंट आएगा? निरक्षरता स्तर। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था ऊपर वाले, वही है निरक्षरता का स्तर। यानी जो निरक्षर है वो सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में वो क्या माने जाएंगे? निर्धन माने जाएंगे। तो निरक्षरता का स्तर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर इसमें हम लेते हैं तो वो आता है कुपोषण के कारण, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। ये निर्धनता है। तीसरा देखिए पॉइंट्स क्या देते हैं सामाजिक वैज्ञानिक? स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। चौथा है रोजगार के अवसरों की कमी। पांचवा है सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता तक पहुंच की कमी। सुरक्षित पेयजल की कमी। छठा है स्वच्छता की कमी। सातवां पॉइंट है यहाँ पर अन्य प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की कमी। सुख सुविधाओं की कमी। तो देखिए, हमने पहले जो निर्धनता के आयाम देखे थे वही आयाम मिलते जुलते सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी वही आयाम है जो मिलते जुलते हैं। तो इसमें आता है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है? तो सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता किसे माना गया है? जिनमें निरक्षरता का स्तर है, यानी जो निरक्षर है उनको माना गया है। कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है, यानी उचित प्रकार का पोषण नहीं मिल पाना है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, यानी उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अवसर न मिलना है। रोजगार के अवसरों की कमी हो जाना है। सुरक्षित पेयजल की कमी, स्वच्छता की कमी और अन्य प्रकार की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं
उनकी कमी हो जाना क्या माना जाता है? सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता है। अभी ये जो प्रश्न आपको किसके रूप में करना है? गृह कार्य के रूप में करना है। तो आज हम लोगों ने 2 पॉइंट देखे हैं कि आम रूप से निर्धनता किसे कहा गया है और सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता किसे कहा गया है। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि मिलते जुलते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है ज्यादा, पर ये आपको करना है क्योंकि अगर ये कर लोगे तो वो पीछे वाला अपने आप ही याद हो जाएगा। आगे देखिए पॉइंट्स क्या है इसके निर्धनता के। सामाजिक अपवर्जन व असुरक्षा। तो मैं आपको असुरक्षा क्या है थोड़ा सा वो बता रही हूँ। देखिए, निर्धनता की प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की आर्थिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इनका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के सक्षम विद्वान इसे बड़े जोखिमों के आधार पर मानते हैं। इनके अलावा विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा होता है। बात सीधी सी है कि यदि समाज में, देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो ये जो महामारी है ये प्राकृतिक आपदा है, जिसने पूरे विश्व को चपेट में लिया है। इसके साथ साथ वर्तमान में हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो एक तरफ भारत में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, कई राज्यों में बाढ़ से कारण बहुत जनधन की हानि हो रही है। तो इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा और असुरक्षा की भावना किन में ज्यादा आएगी? तो असुरक्षा की भावना उनमें ज्यादा आएगी जो निर्धन है, पहले से ही उनके पास भौतिक सुख सुविधाओं की कमी है और इन आपदाओं के कारण क्या होता है कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिली हुई है उनकी भी कमी हो जाएगी। यानी एक तरह से उनके पास भूखमरी है, उनके आश्रय का न होना है, स्वास्थ्य सुविधाएं है, पोषण नहीं मिल रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं ये मिलजुल कर किसको दर्शाती है? निर्धनता की स्थिति को दर्शाती है। तो मूल रूप से जो असुरक्षा की भावना है वो किन में आती है? वो निर्धन व्यक्तियों में ज्यादा होती है और इनसे वो प्रभावित भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से हमने असुरक्षा की भावना देखी जो निर्धनों में मूल रूप से पाई जाती है। अब हम देखते हैं सामाजिक अपवर्जन। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल, अच्छे स्वास्थ्य में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समानता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित यानी दूर रहते हैं, उपेक्षित होते हैं। सुविधाएं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे अच्छे तरीके से करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण बाद में जाति व्यवस्था की कार्यशैली, इसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित यानी दूर रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय की बहुत कमी नहीं करता बल्कि इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। सीधी बात है, समाज में अगर हम कुछ लोगों को दरकिनार करेंगे, उनको समाज से ही दूर करेंगे, समाज से ही हटाकर रखेंगे, तो इस तरह से उनके पास आय के स्रोत खत्म हो जाएंगे और इस तरह से ये जो अन्य सुख सुविधाएं हैं जिनका दूसरे लोग बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं वो उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े निर्धनता के, वो है असुरक्षा और अपवर्जन। तो ये दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे और वो जो मैंने गृह कार्य के रूप में प्रश्न दिया था वो आपको अपने नोटबुक में करना है। थैंक यू।